Good morning, my dear friend. Welcome to my YouTube channel, Forensic Science Study Point. Today I am going to teach you topic RFLP, Restriction Fragment of Length Polymorphism. अब इसका मतलब जानते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑफ लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वो डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है वो बहुत ही लंबा होता है और जिसको स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को हम छोटे छोटे टुकड़े में विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर उसका स्टडी करते हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया, रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि मतलब विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये एक एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम जिसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, डीएनए जो ये डीएनए स्टैंड है, ठीक है, डीएनए स्टैंड को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस साइट को पहचानता है। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइट है, मान लीजिए डीएनए का स्टैंड है जिसमें ये एक पर्टिकुलर साइट है। उस साइट का नाम है इको R1, ठीक है। ये इको R1 साइट को सिर्फ पहचानता है और वहीं से क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज यहीं से इसका डीएनए को क्लीव करता है, मतलब काट देता है, ठीक है। काट कर छोटे छोटे स्टैंड में बना देता है। वही उसका दूसरा फ्रैगमेंट का मतलब हो गया। और छोटे 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 फ्रैगमेंट में डीएनए स्टैंड को काट देगा। मतलब जहाँ जहाँ ये इको RI साइट दिखेगा इंडोन्यूक्लियस को, वो क्या करेगा, वहाँ वहाँ पर डीएनए स्टैंड को काट देगा और छोटे छोटे फ्रैगमेंट में बांट देगा, ठीक है। और लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जानेंगे। डीएनए बहुत ही लंबा साइज में भी होता है और शेप में भी होता है, लेंथ और साइज दोनों में। तो उसको हमको एक साथ स्टडी तो कर नहीं सकते क्योंकि उसको कंप्लीट बहुत सारे ज़्यादा लंबा लेंथ को स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में स्टडी करना आसान है कंपेयर टू द लेंथ। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा लेंथ रहे स्टडी करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। छोटा साइज ऑफ डीएनए रहेगा, उसको स्टडी करना उतना ही आसान रहेगा। अब ये टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये बता देते हैं कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑफ लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म किसने दिया था, एलेक जैफरी 1984 में दिया था। ये उस दौर का टाइम है जब पीसीआर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो ये रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑफ लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में पीसीआर का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक पीसीआर का डिस्कवरी हुआ ही नहीं था, ठीक है। इसलिए ये स्टडी करने से पहले हम सब कुछ पॉइंट हैं जिसको हमको डिटेल में जानना पड़ेगा ताकि हम ये टॉपिक को आसानी से समझ सकें। पहला हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए को एक्सट्रैक्शन पहला हम सबको जानना है, ठीक है। दूसरा जानना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
दूसरा क्या है, पहला हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए के बारे में जानना पड़ेगा, दूसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जानना पड़ेगा, तीसरा हमको VNTR के बारे में जानना पड़ेगा जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट है, और चौथा हमको जानना पड़ेगा सदन ब्लॉटिंग। सदन ब्लॉटिंग, ठीक है। अब इसमें से हम ये फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए को हम लेकर चलेंगे। ये जब तक हम ये चारों पॉइंट को डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या है, डिस्टिंक्शन फ्रेगमेंट ऑफ लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम डिटेल्स मतलब जब तक नहीं जानेंगे हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए ये चारों पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है जो हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ये चार पॉइंट याद रखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट को लेकर चलना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा डिटेल में हम बताते हैं, ठीक है। पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए हम कैसे करेंगे, क्योंकि क्राइम स्पॉट पर जब भी हम जाएंगे तो हमको वहाँ पर क्या मिलेगा, ब्लड स्टेन मिलता है। क्राइम स्पॉट पर, क्राइम स्पॉट, ठीक है, जब भी हम जाएंगे वहाँ पर हमको ब्लड सैंपल एट द एग्जिबिट एज एग्जिबिट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्राइम स्पॉट पर जाते हैं तो हमको ब्लड स्टेन मिलेगा, ब्लड स्टेन मिलता है। अब उसको ब्लड स्टेन से हम डीएनए को एक्सट्रैक्शन कैसे करें, मतलब क्या क्या प्रोसेस है कि हम ब्लड स्टेन से हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन करें। अब इसके लिए हमको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे हमको ये ब्लड स्टेन है, हमको एक क्यूबेट में, ठीक है, माइक्रोफ्यूज ट्यूब में हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, या सिंपली एक ट्यूब में लेंगे, स्मॉल ट्यूब में। उसमें हम क्या क्या रखना है, इसमें हम एक स्मॉल ट्यूब लेना, ठीक है। इसमें हम क्या रखेंगे, स्मॉल ट्यूब है, इसमें हमको ब्लड स्टेन, ठीक है, ब्लड स्टेन हम लेंगे। सस्पेक्टेड जो भी हमको क्राइम स्पॉट पर मिला है वो ब्लड स्पॉट हम क्या करेंगे, ब्लड स्टेन लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लड स्टेन हम जान रहे हैं कि ब्लड जो सेल है, ठीक है, उसके अंदर डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसी के अंदर डीएनए है, ठीक है। ये सेल है और इसके अंदर क्या है, डीएनए है। तो डीएनए तो आसानी से निकलेगा नहीं, इसीलिए हमको पहले इस सेल को लाइसिस या ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम मेरे को एंजाइम पड़ेगा, क्या, सेल लाइसिस बफर, क्या है, इसी में हम डालेंगे सेल लाइसिस बफर, ठीक है। उसके बाद इसी में हम क्या डालेंगे, इसी में हम प्रोटीनेज, के डालते हैं। जिस तरह पहले हमको सेल को लाइसिस करने के लिए, मतलब ब्रेकडाउन, सेल का ब्रेकडाउन करने के लिए क्या हम सेल लाइसिस बफर डाले थे, ताकि हमारा ये जो डीएनए है क्या करे, सेल को तोड़ के ये डीएनए हमारा डीएनए बाहर आ जाए, ठीक है। उसी तरह
प्रोटीनेज के का काम क्या है, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए सेल के साथ लाइसिस होकर जब बाहर निकलेगा तो क्या है, ये बहुत से हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्डेड रहता है। प्रोटीनेशियस हिस्टोन मॉलिक्यूल है, उसके साथ क्या करेगा, ये डीएनए बॉन्ड रहता है। तो डीएनए प्रोटीनेज के का काम क्या है, ये जो डीएनए के साथ ये हिस्टोन है, ठीक है, डीएनए के साथ, ठीक है, जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाए, मतलब डीएनए मेरा अलग हो जाए और हिस्टोन मॉलिक्यूल हिस्टोन, ठीक है, और ये मेरा डीएनए, ठीक है। ये प्रोटीनेज क्या करता है, जो डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड है उसको क्या करता है, डीएनए और हिस्टोन को अलग अलग करता है। क्योंकि मेरा स्टडी करने के लिए डीएनए की जरूरत है, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रोटीनेज के डालेंगे ताकि हम डीएनए को हिस्टोन मॉलिक्यूल से अलग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, बफर सॉल्यूशन डालते हैं। ये क्या करता है, ये पीएच जो इसके अंदर डीएनए मतलब ब्लड सैंपल डीएनए है उसका पीएच को मेंटेन करता है। बफर का काम क्या है, ये पीएच मेंटेन करके रखता है, ठीक। यदि पीएच इसका 8 है तो वो इसका 8 ये मेंटेन करके रखेगा, उससे न आगे बढ़ने देगा पीएच को, न उसके कम होने देगा। वो एक स्टैटिक उस रेंज में डीएनए सैंपल को रखेगा, ठीक है, उसको वेरी उसका पीएच होने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद हम सब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेल का लाइसिस करा दिया, प्रोटीन का डीनेचर करा दिया, मतलब प्रोटीनेज के कारण जो भी डीएनए के साथ हिस्टोन मॉलिक्यूल था उसको हमने अलग कर दिया। बफर सॉल्यूशन से उसका पीएच मैंने मेंटेन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक माइक्रो फ्यूज ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसमें ये सैंपल डालेंगे, ठीक है, यहाँ तक मान लो कि डालेंगे सैंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेपरेशन किसका होगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमारा ये जो ट्यूब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे मशीन में, तो हमारा ये क्या होगा, पैलेट नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, जो भी पैलेट है ये पैलेट नीचे आ जाएगा और सुपरनेटेंट ऊपर आ जाए। तो क्या करना है हमको ये सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देना, मतलब यहाँ से हमको हटा देना है। फिर से हमको क्या करेंगे, दूसरे बार रन करेंगे, ठीक है। इसको सुपरनेटेंट को हम रिमूव कर दिए, यहाँ से सुपरनेटेंट को हम रिमूव कर दिए, ठीक है। फिर से हम बफर डालेंगे, यहाँ पर मेरा पैलेट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ से फिर से न्यू बफर डाल देते हैं, ठीक है, बफर डालेंगे। फिर से हम इसका क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। फिर से हम इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। ये हम 1 बार 2 बार 3 बार ये जब तक करेंगे जब तक क्या होगा, हमारा डिजायर क्या है हमारा डिजायर जो सुपरनेटेंट और पैलेट, ठीक है, सुपरनेटेंट जो भी है और पैलेट, पैलेट हो गई, पैलेट और सुपरनेटेंट क्या होगा, जब तक सेंट्रीफ्यूगेशन 2-3 टाइम करेंगे तो हमारा उस टाइम तक ये डीएनए प्यूरिफाई रहेगा। कब हम पहचानेंगे कि हमारा डीएनए प्यूरिफाई हो गया, जब ये सुपरनेटेंट और पैलेट दोनों क्या होगा,
ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो मतलब हमारा प्योर, ठीक है, प्योर डीएनए मिल गया। ठीक है, प्योर डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, ये हमारा प्योर डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, प्योर डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा प्योर डीएनए एक्सट्रैक्ट हो। अब ये एक्सट्रैक्ट में क्या करेंगे, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट में क्या है, यहाँ पर पैलेट है और ये सुपरनेटेंट है। ठीक है, ये सुपरनेटेंट है जो ट्रांसपेरेंट कलर का है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो हमको आर पार दिख रहा है, और यहाँ पर भी जो डीएनए है, यहाँ भी ट्रांसपेरेंट कलर का हर जगह डीएनए फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, और यहाँ पर सुपरनेटेंट है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये सुपरनेटेंट को हम फिर से हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, सुपरनेटेंट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सुपरनेटेंट को हम रिमूव करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ जो डीएनए जो हमारा मिला है, ठीक है, ये डीएनए यहाँ सैंपल बचा हुआ रहेगा, लेकिन वो क्या है, एक जगह स्थिर नहीं है, वो अलग अलग मतलब हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, इसमें तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम अल्कोहल डालेंगे। कौन सा अल्कोहल डालेंगे, इसमें हम आइसोप्रोपाइल, क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, और इथेनॉल, ठीक है, जो कि चिल रहे, चिल मतलब ठंडा, कोल्ड, ठीक है, वो इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, ये इसमें हम चिल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथेनॉल को हम डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए था, ठीक है, डालने के बाद क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथेनॉल जो भी डाल रहे हैं, तो यहाँ जो डीएनए सेपरेटेड था एक साथ क्या होगा, क्लम्प फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा डीएनए क्लम्प कर कर एक जगह क्लम्प कर दिया डीएनए। ठीक है, डीएनए क्लम्प हो गया, मतलब ये डीएनए एक साथ आके बाइंड, मतलब एक साथ आके जुड़ गया है। ठीक है, एक साथ आके बाइंड जुड़ गया है, तब ये सैंपल हमारा रेडी है यूज के लिए। ठीक है, इसी तरह जो ब्लड स्टेन हमारा क्या है, ये तो हम बनाए क्राइम स्पॉट पर जो हमारा ब्लड सैंपल मिला था वो, और इसी के तरह हमारा क्या होगा, जो सस्पेक्टेड या क्रिमिनल जितना भी रहेंगे, ठीक है, 1 2 3, उसी तरह से हम क्या करेंगे, उसका भी डीएनए का एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, उसका भी क्या करेंगे, यदि हमारा 3 सस्पेक्ट है, ठीक है, तीनों का स्टेन, ठीक है, डीएनए हम निकाल लेंगे। ये सेम यही प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, 3 यदि मेरा सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट 3, सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, यदि हमारा क्या है, 3 सस्पेक्ट है जिसके साथ हमको इसको मैच कराना है, तो हमारा उधर से इसका भी हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब दूसरा है, ये डीएनए जब मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया तब हम क्या करेंगे, तब हम, ये पहला था, अब हम दूसरा पर आएंगे। क्या दूसरा पॉइंट था मेरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पहला पॉइंट हमारा
डीएनए एक्सट्रैक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट में जाते हैं, क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? इसमें हमको जेल का आधार, जेल का प्लेट बनाना पड़ता है, ठीक है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, साइज के बेसिस पर डीएनए का सेपरेशन होता है। और ये हम जेल कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो हम डिटेल में यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये पहले हम क्या लेंगे? अगार लेंगे, ठीक है, अगार पाउडर। कितना लेंगे? 2 से 3 ग्राम, ठीक है। और फिर इसमें डिस्टिल वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर, ठीक है। और हमको इसमें जरूरत पड़ेगा कॉन्केव फ्लास्क का। उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा बर्नर का, ठीक है, कास्टिंग ट्रे का, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक पहले हम सबसे पहले क्या लेंगे? कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क। उसमें क्या करेंगे? आकार पाउडर जो हम बेक किए हैं 2 से 3 ग्राम, वो इसमें हम आकार सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर आकार। उसके बाद हम इसमें डिस्टिल वाटर मिला देंगे। जैसे हमको 100 ml बनाना है, 500 बनाना है, 1000 ml बनाना है, तो उसके अनुसार क्या करेंगे? हम इसमें डिस्टिल वाटर मिला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको डिस्टिल वाटर मिला दिएगा। उसके बाद हम इसको सेक करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ताकि सेक करने का इस ये पर्पस है कि क्योंकि यदि अगार पाउडर ये वॉल पर आके चिपक गया हो, ठीक है, वॉल पर आके चिपक गया हो, तो वो मिक्स करने से ये सब अगार भी आकर वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। इसलिए हमको सेक करना पड़ता है। फिर क्या करेंगे? यही कॉनिकल फ्लास्क जो हमारा डिस्टिल वाटर और अगार से मिक्स है, उसको हम क्या करेंगे? बर्नर पर हीट करेंगे, ठीक है। हीट करेंगे, हीट तब तक करेंगे ये सॉल्यूशन को, जब तक क्या होगा? इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट आप कुछ देर के बाद, जब ये पूरा टेस्टी मतलब फ्लास्क में क्या होगा? जब मेरा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब क्या करेंगे? हमारा कास्टिंग ट्रे जिसमें अगार जेल हमको बनाना है, क्या करेंगे? वो कास्टिंग ट्रे लेंगे जिसमें हमारा कोम, ठीक है, जो हमारा वेल बनाने के लिए जेल में यूज होता है, ठीक है, वो पहले से यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंसर्ट हमको कोम इस तरीके का रखना पड़ेगा। हमको डिज़ायर नंबर कितना हमको वेल चाहिए, उसके अनुसार हमारा उस शेप का, उस डिज़ाइन का हमको कोम यहाँ पर रखना पड़ेगा। क्या? यदि मेरा डिज़ायर यहाँ पर वेल बनाने का है कि हमको 5 वेल बनाएंगे, ठीक है, 5 वेल बनाना है, तो क्या करेंगे? हम कोम ऐसा लेंगे जिसमें ये मिडिल टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जो वेल बनाने में हेल्प करेगा, वो क्या होगा? वो हमारा इस पूरे में क्या रहेगा? 5 रहेगा, ठीक है, और 5 ही रहेगा। हमारा डिजायर नंबर के अनुसार कि कितना वेल चाहिए हमको, उसके अनुसार हम ये कॉम लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये अगार जो सॉल्यूशन बनाए थे वो इसमें पोर कर देंगे, ठीक है।
इसमें हम पोर कर देंगे, ठीक है। पोर करने के बाद जब ये फिल हो जाए तो हम आधा घंटा के लिए लेफ्ट को, जब पोर हो जाए तो क्या हो, ये हमारा अगार जेल हो गया, ठीक है। अगार हो गया, उसमें क्या किया, ये हमारा कॉम्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको आधा घंटा के लिए, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो क्या हो, सॉलिडिफाई हो सके। सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होगा, सॉलिडिफाई होने के बाद ये हमारा अगार जेल है, ठीक है। ये सॉलिडिफाई जब हो जाएगा आधा घंटा के बाद, तो हम ये कॉम को रिमूव कर देंगे। कॉम को रिमूव कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का अगार जेल में हमारा क्या होगा, वेल क्रिएट हो जाएगा। मतलब हटाएंगे तो ये हमारा इस तरीके का वेल हमको अगार जेल में दिखेगा। अब ये वेल में क्या करेंगे, अभी पिछले में जो हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था वो डीएनए को हम इसमें डालेंगे। क्या करेंगे, डीएनए को इसमें पोर करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिपेट। क्या करेंगे, अब जो डीएनए हमारा इसमें डीएनए जो मिला था, ठीक है, पिछले हमने फिगर में बनाया था, ये डीएनए यहाँ पर क्लम्प फॉर्म में हमारा मिला। ये डीएनए ट्रांसपेरेंट कलर का है, ठीक है, और ये भी यहाँ पर जेल बना है वो भी वाइट कलर का है, ठीक है। जब हम ये डीएनए इसमें हम पोर करेंगे तो दोनों तो कलर वाइट रहेगा, तो क्या होगा, और हम जब इस पर रन करवाएंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक रन हुआ है, डीएनए सैंपल कहाँ तक मतलब ये मूव किया है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम ट्यूब लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, ये डीएनए सैंपल को हम ट्रांसफ़र करेंगे डीएनए को, ठीक है, और इसमें हम ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, क्या करेंगे, ब्रोमोफिनॉल ब्लू और ब्लू डाई, ब्लू डाई में इसको मतलब जो डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, ब्लू डाई में डाल देंगे या डीएनए डाल देंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें जब ये सैंपल अब क्या करेंगे, हम जब पोर करेंगे इसमें मतलब वेल में, तो वो कहाँ तक ट्रैवल किया है वो हमको ऊपर से ही दिख जाएगा, क्योंकि इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का है। जहाँ तक ये रन करेगा वो क्या हमको पता चल जाएगा कि ये जेल में कहाँ तक रन किया है, ठीक है। इसलिए हम डाई का यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि डीएनए कहाँ तक रन किया है, ठीक है। इसलिए हम उसमें डाई यूज करते हैं ताकि हमको पता चले कि सैंपल कहाँ तक रन हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, हम डाई के साथ सैंपल को इसमें डाल देंगे सैंपल, लेकिन उससे पहले देखते हैं पहले वाले वेल में क्या होता है। पहले वाले में हम नॉन सैंपल डालते हैं, ठीक है, नॉन डीएनए सैंपल, ठीक है, नॉन डीएनए सैंपल। पहले वाले में क्या करते हैं, नॉन डीएनए सैंपल डालते हैं जिसका हमको सीक्वेंस पता हो, ठीक है। इसमें हम ऐसा डीएनए डालेंगे जिसका हमको पहले से ही डीएनए सीक्वेंस पता हो। दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में हम डालेंगे जो भी क्राइम स्पॉट पर हमारा ब्लड मिला है, उससे जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किए हैं वो क्राइम स्पॉट पर जो ब्लड मिला है, क्राइम स्पॉट पर जो ब्लड स्टेन मिला था, ठीक है, ठीक है, उसका क्या करना है, वो जो हम डीएनए एक्सट्रैक्ट किए थे वो हमारे ये सेकंड वाले वेल में डालना है। थर्ड वाले में क्या था, थर्ड वाले में सस्पेक्ट 1 का ब्लड स्टेन डालेंगे, डीएनए डालेंगे, ठीक है, सैंपल डालेंगे। थर्ड वाले में क्या करेंगे, सस्पेक्ट 1 का डालेंगे, इसमें क्या करेंगे, सस्पेक्ट 2 का डालेंगे, तीसरा में
सस्पेंड 3 का डालेंगे, ठीक है, ताकि ये जो क्राइम जब हम इसको रन करें तो हमको पता चले कि ये तीनों में से क्रिमिनल एक्चुअली है कौन। अब ये हमने यहाँ पर सैंपल इसको लोड कर दिया। पहले में क्या किए, हम नॉन डीएनए सैंपल डाले जिसका हमको सीक्वेंस पहले से ही मालूम है, ठीक है, और दूसरे में हमको जो क्राइम स्पॉट पर ब्लड स्टेन मिला था उससे हम जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किए हैं वो हमने सेकेंड वाले में भरा, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हम सस्पेक्टेड मतलब पर्सन का ब्लड स्टेन से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट की वो हम इस जेल में पेल में पोर कर दें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो जेल बनाया हुआ है, जो कास्टिंग ट्रे में जो बना हुआ है उसको क्या करेंगे, हम इसका ट्रे में रखेंगे, ठीक है। ये जो हम जेल बनाए क्या कि हम ये कास्टिंग ट्रे के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, कास्टिंग ट्रे मतलब जेल जो है यहाँ पर है, ठीक है, और वेल हमेशा क्या है, ये वेल है जो ये है, ठीक है, क्या है वो निगेटिव साइड की तरफ है। क्यों है निगेटिव साइड की तरफ, वेल हमेशा जब भी हम करंट अप्लाई करेंगे तो वेल को हमेशा ये जो वेल बनेगा ये जो वेल है, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा, निगेटिव साइड के लिए निगेटिव साइड की तरफ रखना पड़ेगा। क्यों, ये निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ, क्यों, क्योंकि डीएनए हमारा क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जो निगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, निगेटिव की तरफ रखेंगे, जब करंट अप्लाई करेंगे तो वो किधर की ओर मूव करेगा, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जेल रखने के बाद हम इसको बफर से फिल कर देते हैं पूरा सॉल्यूशन, मतलब एम्प्टी जगह क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, करंट अप्लाई करेंगे। करंट अप्लाई करने पर क्या होगा, ये जो निगेटिव साइड के डीएनए हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करने लगेगा। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं तरफ, ठीक है, यहाँ जो वेल है, ठीक है, जो निगेटिव साइड है और इधर पॉजिटिव साइड है, क्या होगा, यहाँ पर जो डीएनए जब हम करंट फ्लो करवाएंगे बफर सॉल्यूशन का, यहाँ ये बफर है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन है, ये क्या करेगा, इसमें सॉल्यूशन का पीएच को मेंटेन रखेगा, उसको ना पीएच को बढ़ने देगा ना घटने देगा, वो मेंटेन रखेगा, ठीक है। उसके बाद जब करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर क्या होगा, डीएनए आगे मूव करेगा, मतलब जो वेल के सबसे नज़दीक होगा, ठीक है, जो वेल के सबसे नज़दीक होगा डीएनए वो क्या होगा, लार्जर डीएनए होगा, लार्जर डीएनए, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे स्मॉल डीएनए होगा, स्मॉलर डीएनए होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेल में क्या हो रहा है, डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर सेपरेट होता है, जो वेल के नज़दीक रहेगा वो लार्जर डीएनए रहेगा, और जो सबसे ज़्यादा दूर रहेगा वो क्या होगा, स्मॉलर डीएनए रहेगा, स्मॉलर डीएनए ऑफ फ्रेगमेंट, क्योंकि स्मॉलर ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करे कंपेयर टू बड़ा डीएनए पेनिट्रेट जेल में ज़्यादा नहीं करेगा, वो पोर में फंस जाएगा, और छोटा होगा कि स्मॉल पोर से भी निकल कर आगे जाएगा और जेल में मूव कर सबसे ज़्यादा दूर कौन जाएगा, जो सबसे ज़्यादा स्मॉल फ्रेगमेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम जेल को रन कर दिए, ठीक है,
उसके बाद 1 घंटा, ठीक है, आफ्टर 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है, 1 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम जेल को निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, ठीक है, जेल को हम जब निकालेंगे तो ये मेल है, ठीक है, ठीक है। उसमें तो पहला वाला सीक्वेंस हम पहले ही बताए थे, हमारा नोन सैंपल है। ऑन द बेसिक कौन सा पोजीशन पर डीएनए का कितना साइज होता है, ये हमको ये फर्स्ट डाले हैं सैंपल, उससे हमको पता चलेगा किस पोजीशन पर डीएनए का साइज क्या है। फिर दूसरा में देखते हैं क्या, दूसरा में देखते हैं कि क्राइम स्पॉट पर जो ब्लड स्टेन मिला था वो कहाँ तक रन किया। मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, दूसरा इसका बॉन्ड यहाँ पर, मतलब डीएनए स्टैंड रन किया, चौथा इसका यहाँ तक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सस्पेक्ट, जैसे ये सस्पेक्ट 1 था, 2 था और 3 था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सेकंड वाले में फर्स्ट वाला सस्पेक्ट जो पर्सन है उसका मान लीजिए डीएनए कुछ इस तरीके का बैंड बनाया, ठीक है। और दूसरा का था कि सेम जो फर्स्ट क्राइम स्पॉट पर ब्लड मिला था वो और ये सेकंड पर्सन, दोनों का बैंड का पोजीशन सेम है, ठीक है। और तीसरा का मान लीजिए कि ये इस तरीके का बना, ठीक है। ये हमने जेल रन करने के बाद देखते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तीसरा पॉइंट जो हमने बताया था सडन ब्लॉटिंग। इसको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि डीएनए मतलब जेल में कहाँ तक रन किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम डाई यूज़ किए थे, हमको पता चल जाएगा डिजायर्ड टाइम के लिए जो दिए थे, तो हमको जेल में डीएनए रन कर चुका है। अब वो कहाँ तक रन किया और किससे मैच कर रहा है, ठीक है, कहाँ तक रन किया होगा, ठीक है, वो ब्लू लाइन से हमको दिख जाएगा कि मान लीजिए यहाँ तक रन किया था। लेकिन हमको अभी यहाँ पर हम कंपेयर करना पड़ेगा कि जो हमारा क्राइम स्पॉट पर ब्लड मिला था और जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो किससे मैच कर रहा है, मतलब कौन सा ब्लड स्टेन जो हमारे ब्लड क्राइम स्पॉट पर मिला था, सस्पेक्टेड स्टेन किससे मैच कर रहा है और किससे मैच नहीं कर रहा है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्राइम स्पॉट पर जो मिला था और वो जो सस्पेक्ट का जो ब्लड मैच कर रहा है वो सेम है, तो वही क्रिमिनल है, ठीक है। तो इसके लिए हम तीसरा पॉइंट, ये हमारा टोटल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। अब तीसरा हम देखेंगे क्या, इसी में तीसरा आएगा सडन ब्लॉटिंग, ठीक है, यहाँ तक था। अब ये सडन ब्लॉटिंग में जाएंगे। सडन ब्लॉटिंग उसी में हम एनालिसिस करते हैं क्या कि सस्पेक्टेड और एक्यूज कौन है, ठीक है। अब यही जेल को क्या करेंगे, ये जो जेल है अब इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन की और ये हमारा जेल मिला, मतलब ये हमको पैटर्न मिला। अब ये पैटर्न को क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा डीएनए मतलब जेल में रन किए, ठीक है। तो हमारा क्या मिला, पैटर्न कुछ इस तरीके का मिला, ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हम जेल में रन के तो हमारा ये डिजायर हमको मिल गया। अब इसको आगे फर्दर एनालिसिस करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है सडन ब्लॉटिंग का। तो तीसरा पॉइंट में जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, सडन ब्लॉटिंग, सडन ब्लॉटिंग, ठीक है, सडन ब्लॉटिंग कहेंगे इसको। फिर क्या है हमारा जो ये, ठीक है, सैंपल जेल में जो भी जितना रन किया है डीएनए उसको क्या करेंगे, और यहाँ पर जो डीएनए है वो क्या है, सब डीएनए
डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सदन ब्लॉटिंग का बात कर रहे हैं, ये जेल में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अब उसको हम क्या करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएंगे। सिंगल स्टैंड डीएनए बनाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइल्ड अल्कली सॉल्यूशन से हमको ट्रीट करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, माइल्ड अल्कली सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है, और 5 मिनट के माइल्ड अल्कली सॉल्यूशन डालकर हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब हमको ये पता चल जाएगा क्या कि इसमें जो अब जो भी है डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल गया है, ठीक है। ये अभी तक क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, लेकिन माइल्ड अल्कली सॉल्यूशन से ट्रीट करने पर ये क्या हो गया, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। अब सिंगल स्टैंडर्ड जब डीएनए हो गया तब क्या करना है, हमको इस डीएनए को नायलॉन शीट और नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर हम इसको डेवलप करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, कैसे हम उसको नायलॉन शीट पर डेवलप करेंगे, ठीक है। ये हमारा आकार जेल हो गया, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, ठीक है, ये सपोर्टिंग स्टैंड है, ठीक है, ये सपोर्टिंग स्टैंड है, ठीक है, ये हमारा आकार जेल है, ठीक है। इसी के ऊपर हम क्या करें, इसी के ऊपर हम आकार जेल के ऊपर ही क्या किया है, नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है, या तो हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नायलॉन शीट हम इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर थोड़ा थोड़ा हम पेपर टाल्स रख देंगे, ठीक है, इस पर पेपर टाल्स रख देंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक वेट देंगे, ठीक है, एक वेट थोड़ा सा देंगे, क्यों, ताकि ये इससे कॉम्पैक्ट चिपका रहा है, मतलब नाइट्रोसेलुलोज पेपर, नाइट्रोसेलुलोज ये हो गया हमारा, क्या होगा, नाइट्रोसेलुलोज और दोनों में से कोई भी नाइट्रोसेलुलोज, लेकिन ये हमारा बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। इसीलिए हमको नायलॉन शीट हमको लेकर चलते हैं। मान के चले यहाँ पर नायलॉन शीट है, नायलॉन शीट किसके ऊपर है, जेल के ऊपर है, ये हमारा जेल है, ठीक है, जेल के ऊपर नायलॉन शीट, उसके ऊपर पेपर टाल्स है, और यहाँ पर क्या है, बफर सोर्स है, ये मेरा सपोर्टिंग स्टैंड है, ठीक है, जिसके ऊपर हम आकार जेल को रखे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, और हम यहाँ पर बफर डाल देते हैं, ठीक है, बफर डाल देते हैं। अब क्या करेगा, बफर जब क्या होगा, ये मूव जेल के थ्रू अपवर्ड जाएगा, ठीक है, जेल के थ्रू ये मूवमेंट इसका अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये डीएनए को भी ऊपर की ओर मूव करेगा। आज सब डीएनए क्या होगा, जो जितना भी डीएनए अगर जेल में प्रेजेंट है वो क्या होगा, ये नायलॉन शीट के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, नायलॉन शीट के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये नायलॉन शीट है, ठीक है, इस पर हमारा क्या आ गया है, इससे ट्रांसफर होकर डीएनए आ गया, जो कि अभी कलरलेस है, वो हमको अभी दिख नहीं रहा है कि कहाँ कहाँ पर नायलॉन शीट है, मतलब डीएनए यहाँ पर आकर कहाँ कहाँ कौन कौन सा पोजीशन पर डीएनए यहाँ पर पेपर पर, मतलब नायलॉन शीट पर डेवलप हुआ है। अब जब यहाँ पर हम पता है कि डीएनए क्या हो गया, इस पोजीशन मतलब नायलॉन शीट पर ट्रांसफर हो गया है, तब क्या करेंगे, हल्का स्लाइट हीट करेंगे ताकि यहाँ पर डीएनए क्या होगा, अपने पोजीशन पर डीएनए फिक्स हो जाए,
ठीक है। डीएनए इस पोजीशन मतलब यहाँ पर जो भी डीएनए ट्रांसफर हुए हैं वो क्या अपने पोजीशन पर फिक्स हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक प्रोब सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। प्रोब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये नायलॉन शीट को हम डिप कर देंगे और 1 से 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए क्या करेंगे हम, ये जो नायलॉन शीट है हम प्रोब सॉल्यूशन में, ये क्या है प्रोब। अब प्रोब क्या है थोड़ा वो भी जान लेते हैं। प्रोब क्या है, शॉर्ट ओलिगो, शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। जो क्या है, जो डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ जो कि डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि अभी हम यहाँ पर माइल्ड अल्कली से ट्रीटमेंट करने के बाद ये हम देख लिए थे क्या कि हमारा जो डीएनए हो गया डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में था, कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद हमने इसको नायलॉन शीट पर डेवलप कर लिया। उसके बाद हमने प्रोब सॉल्यूशन में डाल दिया। क्यों, प्रोब सॉल्यूशन में डालने से ये हुआ कि क्योंकि हम मेरे सीट पर क्या था, यहाँ पर जो भी डेवलप हुआ था, ठीक है, डीएनए जहाँ भी हुआ वो क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था। सिंगल स्टैंडर्ड जब डीएनए था तो क्या होगा, ये जब हम प्रोब सॉल्यूशन में डालेंगे तो प्रोब सॉल्यूशन में ऐसा स्टैंड ऑफ डीएनए है जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड प्रेजेंट है, वो भी एक डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। जब प्रोब सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो ये क्या होगा, अपने से कॉम्प्लीमेंट्री जो भी डीएनए स्टैंड है, अपने से जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो डीएनए के पास आकर अटैच हो जाएगा विद डिटेक्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ जहाँ जहाँ भी डीएनए है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री आके अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, डीएनए जहाँ जहाँ भी था, जहाँ जहाँ भी डीएनए था क्या होगा, डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, ठीक है। डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तब हम इसका क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी करने से हमको क्या पता चलेगा, ठीक है, कि जब हम इसमें देखेंगे तो हमारा क्या पता चलेगा, ये जो डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ जो हमारा स्टैंड लगा हुआ है वो क्या करेगा, उसमें जब हम देखेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू तो क्या होगा, डिटेक्टर मॉलिक्यूल ग्लो करेगा और हमको पता चल जाएगा कि हमारा डीएनए कहाँ पर है, ठीक है, किस पोजीशन पर डीएनए है, ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन और क्राइम स्पॉट पर जो पर्सन का ब्लड स्टेन मिला था वो किससे, कौन से सस्पेक्टेड पर्सन से मैच कर रहा है, ठीक है, वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरे सदन ब्लॉटिंग टेक्निक था, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, कौन सा, RFLP ना, हमने आपको डिटेल में पूरा बताया। अब इसको RFLP को समझना अब बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब RFLP में क्या होता है, ठीक है। अब RFLP
मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट ऑफ लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा डीएनए स्टैंड है, ठीक है, डीएनए स्टैंड, ठीक है, 3% का ले लेते हैं H1 H2 और H3, ठीक है, डीएनए स्टैंड लिया, ठीक है। और डीएनए स्टैंड में हर पर्सन का डीएनए स्टैंड में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है, ठीक है, जो कि आप मतलब अपने आप को रिपीट करते रहता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ए हमारा 5 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पर क्या हो रहा है, ए 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और इसमें क्या हो रहा है, सस्पेक्टेड स्टेन का थर्ड, मान लीजिए कि यहाँ पर यही रिपीटेशन 2 बार हो रहा है, बार बार ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट में क्या होगा, और ये हमारा क्या ये हमारा क्लीविंग साइट है, यहाँ मतलब साइट है जो क्या करेगा, क्लीविंग साइट है, अभी समझते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम बताते हैं कि वो क्या होगा जब ये हो मतलब ये क्या होगा, इसी को मतलब क्लीविंग साइट है, ठीक है। ये जो हमारा सेट बार बार रिपीट हुआ है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, हर पर्सन में ये सीक्वेंस जो है वैरी करते रहा है। मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसमें सेम सीक्वेंस सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट करे। हर पर्सन में सीक्वेंस ये जो रहेगा हर पर्सन में अलग अलग पाया जाएगा, और वो अलग अलग टाइम वो रिपीटेशन शो करेंगे, ठीक है। अब ये रिपीटेशन शो करेंगे और ये पोजीशन है हमारा इको R1, और ये साइट हमारा क्या है, ठीक है, इको R1। इस सब पोजीशन को यही बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो डीएनए हमारा मिला उसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे। तो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, कौन सा रहेगा, इंडोन्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का एक काम है, वो क्या करता है, वो डीएनए स्टैंड पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही पहचानता है, ठीक है। जैसे ये डीएनए स्टैंड है, इसका सीक्वेंस ये है, तो ये डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इंडोन्यूक्लियस ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को डीएनए पर पहचानेगा, सिर्फ यही उस सीक्वेंस को पहचानेगा और यहीं से डीएनए को क्या करेगा, कट करेगा। यदि ये तीनों पर्सन में ये सीक्वेंस कहीं भी, वो उसी पोजीशन को पहचानेगा और वहाँ से क्या करेगा, एक कट लगा देगा, ठीक है, ये कट लगा देगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और क्या करेगा, ये इसको डीएनए को फ्रेगमेंट में छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करेगा, बांट देगा, ठीक है। ये एक यहाँ पर है, ठीक, एक यहाँ पर है, और इसमें क्या तो ये क्या करेगा, काटेगा, फिर ये क्या है, एक, फिर इसमें क्या, ठीक है, ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या किया, एक डीएनए पर पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचाना और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस से लार्ज डीएनए को क्या किया, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट में काटा, ठीक है। अब ये डीएनए को जब काटा तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अब नेक्स्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे,
इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जो हमने अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो बताया, सेम वही पैटर्न में क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हर पर्सन का अलग अलग बैंड देगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट सबका अलग अलग है, पोजीशन मतलब साइज भी अलग अलग है। इसमें 3 टाइम रिपीट, 4 टाइम रिपीट हुआ, इसमें स्मॉल फ्रेगमेंट है जो 4 टाइम रिपीट हुआ, इसमें 3 टाइम रिपीट हुआ। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने अभी पढ़ाया, सेम प्रोसेस वो यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एनालिसिस के लिए सडन ब्लॉटिंग होगा। एनालिसिस के लिए फिर हम क्या करेंगे, सडन ब्लॉटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपना क्या देंगे, ओपिनियन देंगे। रिजल्ट पहले हम क्या करेंगे, सडन ब्लॉटिंग के बाद हम अपना रिजल्ट एक बनाएंगे और ओपिनियन और कंक्लूजन देंगे, ठीक है। ओपिनियन और कंक्लूजन हम देंगे, ठीक है। कि मतलब कौन सा सस्पेक्ट है, कौन एक्यूज है, सस्पेक्ट है कौन सा सस्पेक्ट क्रिमिनल है, कौन नहीं है, ठीक है। इससे जब हमको पता चल जाएगा, जब ब्लड स्टेन जो हमारा क्राइम स्पॉट पर मिला है और सस्पेक्टेड का ब्लड स्टेन, कौन सस्पेक्ट का ब्लड स्टेन और कौन सा सस्पेक्टेड स्टेन का ब्लड स्टेन, जो ब्लड स्टेन हमारा क्राइम स्पॉट पर मिला था, मैचिंग कर रहा है, जिससे वो मैच करेगा वही हमारा क्या होगा, क्रिमिनल होगा। यही हमारा क्या होगा, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, सडन ब्लॉटिंग को आपको पूरे डिटेल में बताया। और यहाँ पर डीएनए, ठीक है, डीएनए का जो भी फ्रेगमेंट आ रहा है, मतलब सस्पेक्ट 1 का, सस्पेक्ट 2 का, या क्राइम स्पॉट पर जो भी हमारा डीएनए मिला था, उसको हम एक्सट्रैक्ट पहले कैसे करते हैं, उसके फर्दर एनालिसिस के लिए पहले तो एक्सट्रैक्शन जरूरी था। तभी हम क्या करते, यहाँ इस पोजीशन पर पहुँचते, इक्वराइल बेहतर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाते, काटते। उसके लिए सबसे पहले जरूरी था ब्लड स्टेन से क्या है, ब्लड स्टेन से हमारा डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना। जब डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, तब क्या करें, उसका लेंथ तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, अब उसको हमको क्या करना था, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांटना था, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काटना था, जिससे हम एनालिसिस करने में हमारा आसानी हो। वही फ्रेगमेंट हमने यहाँ पर लिया, क्योंकि फ्रेगमेंट भी डीएनए पर कैसे होगा, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस में एक पोजीशन होता है, ठीक है, जिसका नाम EcoR1 होता है। वो जब हम इसमें सैंपल में क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, कौन सा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, वो क्या करेगा, वो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट इज EcoR1 को पहचानेगा और वहीं से उसका क्लीवेज करेगा और उसको फ्रेगमेंट में, स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। उसके बाद जब हमारा क्या, जब स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मिल गया, तब हम उसको क्या करेंगे, जेल में रन करेंगे। जो हमने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल का जो बना के पूरा चार्ट डिटेल में बताया था, वो पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा। अगर जेल कैसे हम उसमें रन कराएंगे। फिर सडन ब्लॉटिंग एनालिसिस के लिए हम सडन ब्लॉटिंग करेंगे, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको सडन ब्लॉटिंग का पूरा डिटेल बताया था। ये इसी कारण से, क्योंकि हमको पता था कि ये स्टेप आने वाले हैं और ये स्टेप में डिटेल में हम कैसे जाने कि इसमें सडन ब्लॉटिंग सिर्फ लिख देने से हमको तो ये नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, लेकिन वही हम उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो हमने आपको डिटेल में बताया। उसके बाद जब हम एनालिसिस करेंगे, मतलब रिजल्ट हम लिखेंगे, रिजल्ट क्या क्या आया, मतलब कौन किससे मैच कर रहा है। उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद हम साइंटिस्ट सब अपना ओपिनियन देता है कि वो कौन सा क्रिमिनल, सस्पेक्ट क्रिमिनल है। ठीक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या PCR लेकर आएंगे, उसको भी हम डिटेल से जानेंगे। यदि ये चैनल से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।